नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग जा रहे हैं प्रकाश के बारे में बात करने। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में। प्रकाश से संबंधित बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वन विक्षेपण। और इन सभी घटनाओं के कारण हमें बहुत सारा फिनोमिना देखने को मिलता है, जैसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का लालिमा दिखना, आकाश का नीला रंग दिखना, तारों का टिमटिमाना। इन सभी घटनाओं के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर प्रकाश होता क्या है। प्रकाश के कारण ही हम लोग किसी को देख पाते हैं, तो प्रकाश को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रकाश वे कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी चीज़ों को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहे तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश एक कारक है जिसकी उपस्थिति में ही हम सभी वस्तु को देख पाते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। और यह प्रकाश का गुण होता है कि हमेशा ही सीधी रेखा में ट्रैवल करता है। यह प्रकाश बार बार घूमता नहीं है, यह हमेशा सीधी रेखा में ही ट्रैवल करता है। और दूसरा कि इसको गमन करने के लिए किसी भी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह सभी माध्यमों में गमन करता है। माध्यम का अर्थ होता है जिससे प्रकाश होकर गुजर जाएगा, उसी को माध्यम कहते हैं। जैसे जल से भी होकर गुजर जाएगा तो प्रकाश के लिए माध्यम क्या हो जाएगा, जल। पेट्रोल से होकर गुजरेगा तो माध्यम पेट्रोल। हवा से होकर गुजरेगा, हवा। निर्वात सबसे होकर गुजरेगा। तो ये जो प्रकाश होता है सभी माध्यमों से होकर गुजरता है, ठीक है। तो उसी में देखेंगे। और जिस पदार्थ से प्रकाश होकर आर पार हो जाता है, यानी कि जिससे होकर प्रकाश गुजर जाता है, उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजरता है उसको कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। और जिससे होकर आंशिक मात्रा में गुजरता है, हल्का सा गुजरता है, उसको कहते हैं पारभासी पदार्थ। तो पदार्थ के यानी कि प्रकाश के आर पार होने के अकॉर्डिंग जो होता है पदार्थ तीन प्रकार का। पहला, जिसके आर पार चल जाएगा तो पारदर्शी पदार्थ, जिसके आर पार नहीं जाएगा अपारदर्शी, और जिसके आर पार आंशिक मात्रा में जाएगा तो उसको कहते हैं पारभासी पदार्थ। तो देखिए यहाँ हम लोग अब देख रहे हैं कि जब कोई किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर टकराती है, ऐसा सतह जिसके आर पर प्रकाश नहीं गुजरेगा तो अपारदर्शी सतह। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण जब अपारदर्शी सतह पर टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश आया और उसी माध्यम में वापस लौट गया, यानी कि वायु से आया और वायु में ही वापस लौट गया। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। किसे कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आता है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। जो किरण आता है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। जो किरण टकराकर वापस जाता है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। और इसे हम लोग कहते हैं, जिस बिंदु पर आकर टकराता है उसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर हम किस कोण से आपतित किरण आया, किस कोण से परावर्तित हुआ, इसको जानने के लिए हम लोग आपतन बिंदु पर एक लंब डालते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब। और आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। इसको एंगल आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, और इसको एंगल आर से सूचित करते हैं। आप जरा सोच के बताइए कि जैसे जैसे आपतित किरण को नीचे करेंगे तो बताइए परावर्तित किरण भी नीचे होगा, तो इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो भी अधिक होगा। और परावर्तित किरण भी नीचे होगा तो परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बन रहा है वो भी अधिक होगा। इसको जैसे जैसे हम नज़दीक लाएंगे तो इसके बीच का एंगल कमेगा। अगर इसको नज़दीक लाएंगे तो ये भी थोड़ा और नज़दीक हो जाएगा। यानी कि देख रहे हैं कि जब जब ये एंगल आई बदल रहा है और एंगल आर बदल रहा है, तो जो एंगल आई रहता है और एंगल आर का मान हमेशा बराबर होता है, हमेशा ही बराबर होता है। और अगर क्या ऐसा हो सकता है कि हम आपतित किरण को यहाँ लाए तो परावर्तन यहाँ से हो? नहीं, जहाँ से आपतित किरण आएगा परावर्तन भी वहीं से होगा। तो यहाँ आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर रहेगा, तो यह हमेशा फॉलो होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो परावर्तन का है, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। पहला नियम कि आपतित किरण और परावर्तित किरण
और अभिलंब तीनों एक ही तल बिंदु पर होगा। दूसरा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होगा। अब अगला घटना होगा कि जब प्रकाश अपारदर्शी सतह पर न टकराकर पारदर्शी सतह पर टकराएगा तब क्या घटना होगा, अब उसको जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, क्या कि हम लोग अभी थोड़ा देर ही पहले पढ़े थे कि प्रकाश के गमन करने के लिए किसी भी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ये वायु है, वायु से ये जल में प्रवेश करता है, वायु से पेट्रोल में प्रवेश करता है, जल से फिर वायु में जा सकता है। तो इसके गमन करने के लिए किसी भी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम लोग माध्यम 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग माध्यम 2 मान लेते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो इसको वास्तविक पथ, इस पथ से जाना चाहिए था, इस पथ से सीधी रेखा में नहीं गुजरकर वो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो जो उसको वास्तविक पथ जैसा जाना चाहिए था सीधी रेखा में, वैसा न जाकर ये थोड़ा मुड़ जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो प्रकाश के इसी जो विचलन हुआ, इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। किसे कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन? तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जो इसमें भी वही बात, जो प्रकाश आएगा उसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। तो यहाँ वहाँ परावर्तित हो रहा था इसलिए परावर्तित किरण कर रहे थे, यहाँ अपवर्तित हुआ है इसलिए इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। और इस यहाँ पर भी वही फिर आपतन बिंदु, और यहाँ पर फिर से उसी तरह से इसके बीच के एंगल को पता करने के लिए यहाँ जो अभिलंब डालेंगे जिसको हम आपतन बिंदु पर अभिलंब कहेंगे। यहाँ भी इसके बीच जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण, इसके बीच जो कोण बनेगा उसको अपवर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, जब यहाँ से किरण आएगा तो अपवर्तित भी यही होगा। तो आपतन किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक तल बिंदु पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया यानी साइन आई और साइन आर, ये दोनों का अनुपात किसी खास नियतांक के बराबर होगा और इसी नियतांक को हम कहेंगे अपवर्तनांक। इसी नियतांक को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तनांक। तो जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब हमेशा तीनों एक ही तल बिंदु पर रहेगा। दूसरा कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक खास नियतांक के बराबर होगा जिसको हम लोग अपवर्तनांक कहेंगे। तो अपवर्तन का भी 2 नियम। पहला नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब हमेशा तीनों एक ही तल बिंदु पर होगा, और आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया किसी खास नियतांक के बराबर होगा, जिसे स्नेल का नियम भी इसे ही कहते हैं, इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो परावर्तन का भी 2 नियम और अपवर्तन का भी 2 नियम। 2 प्रकार के माध्यम होता है, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम, सघन माध्यम, ये दोनों तुलनात्मक है। इसमें जब दूसरे माध्यम की अपेक्षा पहले वाले माध्यम में प्रकाश की चाल धीमा होता है तब वो जो धीमा जिसमें प्रकाश की चाल हुआ वो कहलाता है सघन माध्यम, और जिसमें प्रकाश तेजी से गति करता है वो कहलाता है विरल माध्यम। जिसमें प्रकाश तेजी से गति कर रहा है वो कौन सा माध्यम कहलाएगा? विरल माध्यम। और जिसमें प्रकाश इसके अपेक्षा धीरे से गति करेगा वो कहलाता है सघन माध्यम। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हो जाता है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम आपको पता होगा कि जैसे अभी हमारा यहाँ वायुमंडल है तो हमारे आसपास चारों, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायु का जो मात्रा होता है वो घटता जाता है, और बहुत ऊपर जाने के बाद पूरा खाली होता है, कुछ भी उपस्थित नहीं होता है। और इसमें, और जब अंतरिक्ष से प्रकाश आता है तो
वह प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अपवर्तन होता है। तो वायुमंडल के कारण जो अपवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। यानी कि जब प्रकाश का अपवर्तन पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होता है तो प्रकाश की इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, या सूर्योदय या सूर्यास्त, सूर्योदय के पहले हमको सूर्य दिखाई देता है, सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमको सूर्य दिखाई देता है। जो भट्ठी होता है उसके पीछे का जो वस्तु रहता है वो झिलमिलाते हुए प्रतीत होता है। इन सब के पीछे वायुमंडलीय अपवर्तन ही है। कैसे टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है? क्योंकि जो तारा है वो पृथ्वी से बहुत दूर पर है और इसीलिए वो हमें एक बिंदु प्रकाश के स्रोत के रूप में हमें दिखाई देता है। जब वहाँ से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल अपवर्तन के कारण वो लगातार विक्षेपित होते हुए हमारी आंखों पर पहुंचता है। और पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वह लगातार धूल, गैस, ये सब के कारण लगातार उसका भौतिक अवस्था बदलते रहता है। इसीलिए जो वहाँ का जो लगातार प्रकाश आ रहा है वो लगातार विक्षेपित होते रहता है और वो विक्षेपित होते हुए हमारी आंखों पर पहुंचता है तो उसका आभासी स्थिति भी विक्षेपित होते हुए रहती है, जो कभी धुंधला दिखाई देता है, कभी चमकीला दिखाई देता है, जिसे हम लोग कहते हैं तारा टिमटिमाना। तो तारा क्यों टिमटिमाता है, से आया बात समझ में? क्योंकि तारा बहुत पृथ्वी से दूर है और इसीलिए उसे हम कहते हैं प्रकाश का बिंदु स्रोत। वहाँ से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण लगातार विक्षेपित होते हुए हमारी आंखों तक पहुँचता है। और जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसका भौतिक अवस्था लगातार बदलते रहता है। वायुमंडल में उपस्थित हवा के कारण, गैस के कारण, धुआं के कारण, इस सब के कारण बदलते रहता है और इसी के कारण उसका आभासी स्थिति भी विचलित होती रहती है। आभासी स्थिति भी स्थिर नहीं रहता है, आभासी स्थिति भी लगातार चेंज होते रहता है। इसी कारण उसके आभासी स्थिति में चेंज के कारण कभी तारा चमकीला दिखाई देता है, कभी धुंधला दिखाई देता है, जिसे हम लोग तारा का टिमटिमाना कहते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है? क्योंकि ग्रह जो होता है वो हमारे पृथ्वी के काफ़ी पास होता है एज कम्पेयर टू तारा। तारा के मुकाबले वो जो ग्रह होता है वो नहीं टिमटिमाता है, वो बगल में ही होता है, पास में ही होता है और वो उसके अपेक्षा बृहद प्रकाश का स्रोत है और इसका आभासी स्थिति लगातार चेंज नहीं होता है, इसलिए हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होता है। जैसे देखे भी होंगे सूरज एवं सांझ का तारा जो शुक्र को कहा जाता है वो उसका आभासी स्थिति लगातार विक्षेपित नहीं होता है, इसलिए वो हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। अब भट्ठी के पीछे की वस्तु काहे झिलमिलाते हुए प्रतीत होती है? उसका भी यही घटना है कि जो भट्ठी होती है उसके ठीक ऊपर का जो भट्ठी होती है उसके ठीक ऊपर का जो तापमान होता है वो तापमान के गर्म होने के कारण उसके ऊपर का जो वायु होता है वो गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण वो विरल माध्यम हो जाता है और आसपास का जो माध्यम आसपास के वायु जो होता है वो सघन माध्यम हो जाता है। और फिर से वही बात कि पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है इसकी भौतिक अवस्था लगातार बदलती रहती है और भौतिक अवस्था में परिवर्तन के कारण उसका जो भट्ठी के पीछे की वस्तु है उससे आने वाली प्रकाश लगातार एक तो अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारी आंखों तक पहुंचता है जो कि विक्षेपित होते हुए पहुंचता है। इसीलिए वह जो भट्ठी के पीछे की वस्तु है वो भी क्या होती है, झिलमिलाते हुए हमको प्रतीत होती है। आयताकार ग्लास स्लैब के कारण प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि आयताकार जो ग्लास स्लैब है इसके कारण हम लोग प्रकाश का, ये जो है एक ग्लास स्लैब है, क्या है, ग्लास स्लैब, कांच का है, कांच का ग्लास स्लैब है, इसमें एक वायु से प्रकाश आ रहा है। तो जब वायु से प्रकाश आया तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश किया तो देखिए ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। यहाँ जो कोण बनेगा उसको कहेंगे आपतित कोण, यहाँ बनेगा उसको कहेंगे अपवर्तित कोण। और फिर यहाँ से प्रकाश, ये अब तो यहाँ से प्रकाश आगे भी गुजरेगा, अब इस यहाँ पर ये प्रकाश आएगा और फिर ये बाहर की ओर निकल जाएगा। तो जो बाहर की ओर निकलेगा इसको हम लोग कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहेंगे, निर्गत किरण। और इसके बीच जो कोण बनेगा उसको कहेंगे निर्गत कोण। और जो किरण को आना कैसे चाहिए था, ये सीधी रेखा में आना चाहिए। अगर यहाँ बीच में कुछ नहीं होता तो ये सीधी रेखा में आता, तो सीधी रेखा से कितना विचलित हो गया
उसके लांबविक दूरी को, यानी निर्गत किरण और आपतित किरण के लांबिक दूरी को कहते हैं पार्श्व विस्थापन। क्या कहते हैं? पार्श्व विस्थापन। प्रिज्म के कारण प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रिज्म में किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होगा उसको हम लोग जानते हैं। देखिए, ये जो किरण आ रहा है, ये जब प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो आपको ये लग रहा होगा कि ये जो अभिलंब है ये तिरछा है। वास्तव में अभिलंब में टेढ़ा नहीं दिया गया है। ये जो सतह है वही देखिए, ये त्रिभुजाकार है। ये सतह ऐसे नहीं होकर, इस प्रकार ना होकर ये ऐसे टेढ़ा है। तो अगर इसको घुमा कर देखेंगे तो अभिलंब सीधा आपको दिखाई देगा। तो जब यह प्रकाश किरण यहाँ से गुजरा तो ये फिर इस प्रकार से गया और ये बाहर निकला। ठीक उसी प्रकार ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और यह बाहर निकल गया, ये निर्गत किरण। यहाँ मेन जानने वाला बात यह है कि आपतित किरण ये है और ये निर्गत किरण है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। प्रकाश की अगली घटना है के बारे में, जो कि है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है वो होता है श्वेत प्रकाश के द्वारा। श्वेत प्रकाश किसे कहेंगे? तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वह 7 रंगों के समूह से बना होता है। क्या होता है? जो सूर्य का प्रकाश होता है वह 7 रंगों के समूह से बना होता है, इसलिए इसको कहते हैं श्वेत प्रकाश। जब यह श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अवयवी रंग अर्थात 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्रकाश की इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेपण का मतलब होता है बटना, यानी कि जब श्वेत प्रकाश अपना रंग में बट जाएगा वापस तो उसी को कहेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। किसे कहेंगे? तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अवयवी रंग अर्थात 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप जो प्रिज्म के दूसरी ओर 7 रंगों का जो समूह प्राप्त होता है इसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में क्या होता है? जो बैगनी रंग होता है वो सबसे, उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है और लाल रंग का विचलन देख रहे हैं सबसे कम है, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वो दूर तक दिखाई देता है और जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है वो नज़दीक तक दिखाई देता है, वो दूर तक दिखाई नहीं देता है। और इसीलिए जो लाल रंग होता है, चूंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है इसलिए दूर से दिखाई नहीं दे देता है। इसीलिए जहाँ खतरा का निशान होता है वहाँ पर लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, इन सबों में या फिर खतरा की निशानी में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और यह दूर से ही दिखाई दे देता है। और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही हमें इंद्रधनुष का सुनहरा रंग देखने को मिलता है। कैसे दिखाई देता है इंद्रधनुष? तो जब वर्षा होती है तो हमारे वातावरण में कुछ वर्षा की बूंदें उपस्थित होती है जो कि प्रिज्म की तरह कार्य करती है। जब सूर्य का प्रकाश उस प्रिज्म से होकर गुजरता है, यानी वर्षा की बूंद से होकर गुजरता है, तो अपने अवयवी रंग अर्थात 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी कि सूर्य के विपरीत दिशा में 7 रंगों के धनुष के आकार में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही हमें इंद्रधनुष का रंग देखने को मिलता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी कण पर पड़कर और विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। और जब यह प्रकाश का प्रकीर्णन किसी कोलाइडी विलयन यानी कोहरा वगैरह में होता है, दूध वगैरह में होता है, तो प्रकाश की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और प्रकाश की प्रकीर्णन के घटना के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कैसे नीला दिखाई देता है? आपको पता हो कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारा हवा, धुआं का कण उपस्थित होता है। उन सभी कणों, धूल के कणों, इस सब से टकराकर जब प्रकाश उसमें वायुमंडल में प्रवेश करता है तो विभिन्न कणों से टकराकर और चारों दिशा में, सभी दिशाओं में विक्षेपित होता है। और विक्षेपण के फलस्वरूप जो नीला रंग होता है वो अधिक प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है और इसी कारण से आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को ये जो आकाश दिखता है वो काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है, तो वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता है और न होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। और यहाँ पर प्रकाश की प्रकीर्णन होती है वायुमंडल में उपस्थित कणों के द्वारा और नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है और अधिक प्रकीर्णित होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है, इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है।
तो इस वीडियो में हम लोग जाने थे प्रकाश की विभिन्न घटनाओं के बारे में। आने वाले वीडियो में मानव नेत्र वगैरह के बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद।